सो हमने रेशियो अच्छी तरह समझ लिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो है प्रोपोर्शन के ऊपर। अब प्रोपोर्शन में हम सभी तरह का सम्स, पहले हम लोग सम्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में चल जाएंगे। ठीक है, चलिए। सो अब देखते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सम्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सोचिए यहाँ पे लिखा है 2:2। ओके, सो यहाँ पे दिया है 2:7। ठीक है, इसको 7 है एंड 6:21 है। मतलब ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट रेशियो है और ये हमारा सेकंड रेशियो। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया। उसके बाद तो अभी हम लोग चलिए फर्स्ट रेशियो निकालते, सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट रेशियो हमारा आ जाएगा आपका 2/7, सेकंड रेशियो आ जाएगा हमारा 6/21। ठीक है, 6/21 आ गया। अब मेरे को बताइए दोनों क्या सेम दिख रहा है? सर नहीं सर, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? इस चीज़ को सॉल्व 2 और 7 तो किसी से नहीं कटेगा, 1 को छोड़ के। लेकिन ये 3 2 जा है ना, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जाएगा, 3 7 जा। तो क्या हम इसको 2/7 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। हम तो रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप बताइए दोनों सेम है? हाँ सर, दोनों का आंसर तो सेम ही आ रहा है, दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, अगर इस केस में ऐसा आता है जहाँ पे फर्स्ट रेशियो का वैल्यू एंड सेकेंड रेशियो का वैल्यू एक है, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट 2:7 इक्वल टू क्या बोलेंगे 6:21। दोनों इक्वल है, दोनों का वैल्यू इक्वली होता है। बस है कि आपको यह रिड्यूस करना है, जब तक रिड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हो, इसको हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर 2, 7, 6, 21 आर इन प्रोपोर्शन, PROPORTI। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, सबका वैल्यू सेम है। ठीक है, मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा और इसको सॉल्व करूंगा, दोनों आंसर मुझे सेम आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। तो सर ये इसके बदली कभी कभी सर ये ऐसे इक्वल टू नहीं लिख के यहाँ पे ऐसे डॉट्स दिया जाता है। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है हम लोग इसको स्पेल करेंगे इज एज, एज। ओके, कोई इज टू बोलता है, इज एज बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको चीज तो? ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे कभी कभी आपको पूछा जाता है जो फर्स्ट टर्म क्या बताइए। ठीक है, कभी कभी सोचिए ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कन्फ्यूज नहीं हो, A:B ... C:D। इसका मतलब सेम ही है। ठीक है, अभी मैं नंबर से शो किया हूँ, बस यहाँ पे अल्फ़ाबेट से बुक में शो किया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस ए का टर्म में बोलते हैं अरबी का में, तो A/B = C/D। हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे। उसके बाद सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना सर, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में इक्वल टू बीच में, सो A × D हो जाएगा और B × C हो जाएगा। हाँ सर ऐसे भी लिख सकते हैं, सबका मतलब एक ही होता है। तो मतलब ये वैल्यू सॉल्व करने से जितना आंसर आएगा, इसका वैल्यू सेम करने से, सेम आने से, तभी वो प्रोपोर्शन में। हाँ, या फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से जितना आंसर आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से उतना ही आंसर है, तभी दे आर इन प्रोपोर्शन होना चाहिए। हाँ सर समझ में आ गया। इसका मतलब सर अभी यहाँ पे कुछ टर्म्स बोला है, कुछ टर्म्स के बारे में बात किया है। अभी टर्म्स के बारे में बात किया हमें। ठीक है, तो एक्सप्लेन कर देंगे टर्म्स क्या होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके ब्लैक पेन से करता हूँ। आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका ए, ये हो गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हो जाएगा ये वाला बी, थर्ड टर्म हो जाएगा सी, और फोर्थ टर्म हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे और भी कुछ बताया गया है। क्या बताया गया है? यहाँ पे एक्सट्रीम बोला गया है और मिडिल टर्म बोला गया है, EXTREM, एक्सट्रीम टर्म बोला गया है और बोला गया है मिडिल टर्म, MIDD, मिडिल टर्म। अब एक्सट्रीम टर्म मतलब, एक्सट्रीम मतलब सबसे लास्ट, सबसे डेंजरस। ओके, तो एक्सट्रीम मतलब क्या है, जो फर्स्ट वाला लास्ट वाला। मतलब क्या क्या आ जाएगा इसमें वैल्यूज़, आपका A और D आ जाएगा। ए एक्सट्रीम में क्या क्या आएगा, A आएगा आपका और D आ जाएगा, A आ जाएगा एंड D आ जाएगा। इसका मतलब क्या क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म आ रहा है एंड फोर्थ टर्म आ रहा है। किस में आएगा, एक्सट्रीम से अगर बोला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसी केस में अगर सोचिए आपको मिडिल बोला जाएगा, अगर आपको मिडिल बोला जाएगा, मिडिल बोलने से क्या क्या आ जाएगा सर, बचा है वही आएगा, B आएगा एंड C आएगा। ये हो जाएगा सेकेंड हो गया एंड थर्ड टर्म हो गया, है ना? हाँ, तो ये हो गया मिडिल टर्म आ गया समझ में आपका, एक्सट्रीम टर्म भी समझ में आ गया आपको। ठीक है,
तो समझ में आ गया ना। तो सर इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, क्योंकि ए और डी तो लास्ट टर्म होता है दोनों, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल। हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ EXTREME एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। हाँ सर लिख सकते हैं ऐसा करके, तो एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा कैसे करना है। मतलब ये सब जगह इक्वल होता है, जैसे ये वाला इक्वल टू ये वाला हो गया तो भी प्रोपोर्शन है, ये वाला इक्वल टू ये वाला हो गया तो भी प्रोपोर्शन है, या फिर सॉल्व करने से भी तो भी प्रोपोर्शन है। जैसा क्वेश्चन बोलाएगा उसके हिसाब से वो सम करेगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि प्रोपोर्शन कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, हम लोग सम्स करेंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अभी ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड वेदर द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। प्रोपोर्शन होने के लिए क्या चाहिए, हमें पता है क्या चाहिए होता है। हाँ सर क्या चाहिए पता है सर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें तो बहुत सारा मेथड पता है। ठीक है, रेशियो मेथड भी पता है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन भी पता है। ठीक है, कोई मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, हम इजी मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, ये इससे मल्टीप्लाई कोई तो पता है आपको, है ना। ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया और ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ मीन, है ना। यही है, तो हम लिख देंगे सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट एक्सट्रीम में क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई करना। कौन कौन सा आपका 4/6 इंटू 3/9, तो 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, आंसर आ गया आपका 2/9 आ गया आंसर। ठीक है, अब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन भी निकालना है, निकालिए। ये प्रोडक्ट ऑफ मीन नहीं होगा, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म होगा। हम प्रोडक्ट ऑफ मीन बोल रहे हैं क्योंकि मीन इसमें आपका हायर क्लासेस में है मीन के बारे में, तो उसके लिए प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म होगा। देखिए दोनों केस में क्या हो रहा है, 2/9 आ रहा है। हाँ सर दोनों केस में 2/9 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि द गिवन रेशियो, द गिवन वन इज इन प्रोपोर्शन। तो इसके पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसको पहले लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा आपको, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन बोल लिया या फिर मिडिल टर्म, एक ही बात है। ठीक है, कभी कभी मिडिल टर्म बोला है, कभी कभी मीन बोला है, कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया मेरा। ठीक है, दोनों का वैल्यू कितना 2/9 आ रहा है, तो मतलब ये प्रोपोर्शन में है। अगर नहीं आता तो फिर दोनों का वैल्यू सेम नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन सेम है, पढ़िए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ दे आर इन प्रोपोर्शन, मतलब बोल दिया है, पूछा नहीं है कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं, बताना है। बोल दिया है दे आर इन प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म और मीन। ये तो पता ही होगी आपको। चलिए ठीक है, तो सर क्वेश्चन क्या है, खोजना कहाँ है एक्स, सर एक्स कहीं पर नहीं दिख रहा है। सर एक काम कीजिए, चलिए ये प्रोसेस तो आपको याद है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करूँगे, इसको ना मिटा दूंगा। ठीक है, इसको मिटाए क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स लिख दूंगा। ठीक है, मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो कैसे कर दिया सर। यहाँ पे मैं एक्स लिख दूंगा। इसके बदले क्या लिखा था वहाँ पे, वैल्यू आपका कितना था, 3/9 था। देखिए सॉल्व करने के बाद 3/9 आना चाहिए आंसर। ठीक है, तो मतलब ऐसा है। आपको फिर से क्वेश्चन लिखना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मैं यूज़ कर रहा हूँ सेम वैल्यू ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन आपको इसको क्वेश्चन को फिर से रिपीट करना है क्योंकि दूसरा वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स खोजना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, फिर से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, सेम प्रोसेस। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो सर यहाँ पे दूसरा कुछ हो जाना चाहिए था, तो करिए दूसरा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आपका प्रोडक्ट एक्सट्रीम जो है, क्योंकि मीन तो सेम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 4/6 इंटू एक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, कुछ तो कटेगा नहीं, सर लिख दीजिए 4/6 एक्स। सर ये दोनों कटेगा तो काट दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका मिडिल टर्म निकालना है, तो फिर मिडिल टर्म निकालिए। सर मिडिल टर्म भी निकल गया, आंसर तो ये आएगा कि दोनों वैल्यू मेरे पास है। अब क्या हो जाएगा सर, अब हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि एक्स खोजना है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो गया सर, 4x/6 आया, 4x/6 आया सर। उसके बाद इक्वल टू कितना है, मीन कितना हो गया सर, 2/9 आया सर हमें, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा सर, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो उसका पहले सबसे पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने का क्या करना पड़ता है, पहले इक्वल टू लिखना है। इक्वल टू कहाँ लिखेंगे सर, जहाँ पे उसी का नीचे लिख देंगे, लिख दिया उसके नीचे। उसके बाद क्या करना है, तो देखिए आपका आंसर आ गया 1/3। सर 1/3 तो नहीं था, 3/9। 3/9 को सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा ना, तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, सब कुछ कट रहा है। ठीक है, तो ये आपका आ गया, देखिए आंसर 1/3। तो समझ में आ गया आपको। अगर एक्स खोजना है तो अगर बोल दिया है क्वेश्चन में वो प्रोपोर्शन है, तो उसके बाद आपको प्रोसेस पता है। खोजने बोलने से भी प्रोसेस आपको पता है।
ठीक है। सेम मेथड से मैंने दोनों सम किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अलग अलग मेथड कोई ज़रूरत नहीं, एक ही मेथड को ध्यान से समझिएगा, उसी से सब समझ बनाइएगा, ठीक है। बस मेथड सही होना है, आंसर ज़रूर राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोर्थ प्रोपोर्शन इफ़ दे आर इन प्रोपोर्शन, मीन्स प्रोपोर्शन में है बट आपको फोर्थ प्रोपोर्शन खोजना है। किस तरह चेंज कर सकोगे, आपको फिर से लिखना है, थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सबको कॉपी नोट डाउन करना है, ये नहीं कि एक बार लिख दिया बस समझ में आ गया, नहीं, आपको सब कुछ नोट डाउन करना है कॉपी में, ठीक है। तो यहाँ पे तो फोर्थ या क्वेश्चन में ये 3 तो ही दिया रहेगा, ठीक है। ये चीज़ नहीं, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है ना, तो क्वेश्चन में आपको इतना ही दिया रहेगा, ठीक है, सेम वैल्यू से, ठीक है। 3 तो ही दिया रहेगा। तो आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप इसको कुछ ऐड करना है। क्या करेंगे, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या नया क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ऐड कर दूंगा, इसके बाद आप ऐड कर दिए, यहाँ तो स्पेस नहीं है करके मैं ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, नया हो जाएगा आपका 4/6, 13/18 हो जाएगा, और यहाँ 4/3, एक्स हो जाएगा ना फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। ये फोर्थ प्रोपोर्शन आपको एक्स ऐड कर दिया मैंने। अब क्या होगा सर, अब तो प्रोसेस सेम हो जाएगा। कैसे सेम हो जाएगा, क्योंकि आपको सेम अगर प्रोपोर्शन में बोला है तो हम लोग सेम चीज़ करेंगे, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई, सर ये तो आंसर क्या आएगा, सर आंसर भी आपका तो सेम ही आएगा, तो आंसर भी आपका सेम ही आने वाला है, ठीक है। सेम आंसर आएगा क्योंकि आपका वैल्यू सब सेम है ना, वैल्यू सब आपका सेम है, उसका वैसा आंसर भी आपका सेम ही आएगा, ठीक है। समझ में आ गया, सेम प्रोसेस, बस आपको फिर से लिखना है इसको, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन से आपको सब कुछ समझा सकूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, एक ही मेथड से, ठीक है। देखिए सेम मेथड से तीसरा क्वेश्चन भी बन गया हमारा। चलिए नेक्स्ट वाला। अगर सोचिए फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन हम लोग है ना, ऐसे था, ये नहीं है, सो इस केस में ये नहीं है, ठीक है। इस केस में ये नहीं है तो हम लोग एक्स को ले लेंगे, है ना। अगर एक्स दिया तो एक्स भी मान लेंगे, तो ये ले ला मल्टीप्लाई को ये ले ला, ये सेम प्रोसेस। अगर ये नहीं देखिए, ये नहीं दिया है तो ये एक्स हो जाएगा, तो ये वाला इंटू में ला, ये वाला इंटू वाला वैल्यू दिया जाएगा ऑलरेडी, समझ में आ रहा। बस ऐसे जो एक्स है उसके हिसाब से लेना, प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट एक्सट्रीम करेगा तो आपका आंसर सब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला। सो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मुझे ये चीज़ आपको समझाना है, क्या है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। यहाँ पे बोल रहा है 3 टर्म्स, यहाँ पे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सर आप ए डी नहीं लिखे, डी नहीं होगा उससे नहीं लिखे, ठीक है। ए बी सी से यहाँ पे 3 टर्म्स दिया, हाँ पहले सुनिए तो सही। ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन सेम यूनिट, इफ़ दे आर इन सेम यूनिट, दोनों का यूनिट भी सेम होना है। सेट टू बी इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, अगर कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में कब बोला जाएगा, जब ए इज टू बी इज टू, सर बी रिपीट कर दिए हैं, हाँ यहाँ पे 3 तो है ना, तो प्रोपोर्शन में होना तो आपको मिनिमम 4 चाहिए, ओके 4 चाहिए मिनिमम। तो मैंने क्या किया, 3 को तो 4 कैसे कन्वर्ट कर दिया, सेंटर वालों को मैंने रिपीट कर दिया, जो भी सेंटर में होगा उसको रिपीट करना है, ठीक है। तो सेंटर में बी है तो मैंने 2 बार बी ले लिया, तो ए इज टू बी फिर बी इज टू सी कह दिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। जब आप क्रॉस करेंगे तो सर ए से मल्टीप्लाई तो बी इक्वल टू पहले लिखिएगा बी इंटू बी स्क्वायर, ए इंटू सी, ए सी। अब इसको बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट रूल, याद रखिए, लिख लीजिएगा, इसको बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट रूल, ठीक है। मैं लिख दूँ क्या, क्रॉस प्रोडक्ट रूल, इसको बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट रूल, या फिर क्रॉस मेथड हम लोग जैसे बोलते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, रुकिए, ठीक है। मैंने बहुत बार बोला भी इसको ऐसे, क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्रॉस मेथड होता है, तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट रूल, क्रॉस मेथड बोलते हैं, तो इसी को मेथड, ठीक है। तो जब 3 तो प्रोपोर्शन रहेगा तब इसको यूज़ करना है, प्लीज़ अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, नोट करके लिखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर अभी हम लोग सम्स बनाने वाला है, ठीक है। चलिए सम्स बनाते हैं। तो ये है क्वेश्चन, हमें क्या करना पड़ेगा, तो थर्ड प्रोपोर्शन खोजना है। सर दौड़ दे दिया, हाँ तो थर्ड वाला खोजना, थर्ड दे तो कैसे हो जाएगा, रिपीट कर देंगे। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन बोल रहा है, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन बी एक्स बोलेंगे पहले, ठीक है। लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी एक्स, है ना। रुपीज़ में तो रुपीज़ लिख लीजिए, ठीक है। मीटर में तो मीटर लिख देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, ₹12 इज टू सेंटर तो रिपीट होता है ना, तो ₹12 इज टू ₹x, ऐसा कुछ बन जाएगा, हाँ सर ऐसा बन जाएगा। उसके बाद लिख दीजिए सर ₹4 बाय ₹12 इक्वल टू ₹12 बाय ₹x, हाँ सर सब रुपीज़ कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपको यहाँ पे, सब रुपीज़ कटने के बाद क्या हो जाएगा आपको, बनाइए क्या बनाएंगे सर, आप कर दीजिए, अरे इसको बनाओ यार, ये लेला मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए इसका। सो यहाँ x का वैल्यू हमारा 36 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आप याद रखिएगा सबका यूनिट सेम होना है,
ठीक है, एक्स का वैल्यू आपका 36, बस यही करना है। फोर्थ प्रोपोर्शन है, एक्स करना है फोर्थ को, थर्ड है तो कंटिन्यू। थर्ड जब भी बोलेगा मतलब वो एज्यूम करना है कि वो कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन 2 रुपीज़ 4 एंड 12, मतलब सेम प्रोसेस है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्वेश्चन बहुत सारा ऐसा ट्विस्ट कर देगा, ठीक है, सेम है इसका मतलब भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, एक नया टर्म है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन, सर मीन प्रोपोर्शन मिडिल प्रोपोर्शन एक ही होता है ना, बोले हाँ, तो बड़ा इंटेलिजेंट है, ठीक है। देखिए क्या था, A:B:C:D था, तो ये तीनों को हम क्या बोले जब मल्टीप्लाई करेंगे, मीन टर्म, मीन प्रोडक्ट बोल दिया या फिर मिडिल प्रोडक्ट बोल दिया ना, ठीक है, इसी को मीन बोला ही है। तो मतलब सर ये दोनों नहीं दिया है, हाँ नहीं दिया सर, दिया ना सर 9 और 49, तो ये 9 दिया है और 49 दिया, मतलब एक्सट्रीम का वैल्यूज दे दिया है, आपको मीन का खोजना है, तो मीन का मैंने एक्स ले लिया, तो मतलब कैसे करना है सर, इसको थोड़ा बता दीजिएगा तो हम लोग कर लेंगे। हाँ बताने की तो मैं रहा हूँ, ठीक है, इसको 9 दे दिया है, ठीक है, और लास्ट में यहाँ 49 दे दिया, ठीक है। सर हमें तो यहाँ सी भी चाहिए और बी भी चाहिए, तो कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा आपका, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा। सर ये कैसा हुआ, दोनों एक्स करना, हाँ। अगर बोलेगा थर्ड टर्म बोलने से क्या होगा, आपका सेंटर का वैल्यू रिपीट होगा, यहाँ पर मीन बोलने से सेंटर का वैल्यू रिपीट, सर सेंटर तो दिए ही नहीं है, तो इसलिए तो एक्स ले लिए हैं, उसको हमने 2 बार लिख दिया, ठीक है, ये होता ना मीन। अब क्या प्रोसेस है सर, दिस वन इंटू दिस वन इक्वल टू दिस वन इंटू दिस वन से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन, उसके हिसाब से सर बनाएंगे, या फिर 9/x इज इक्वल टू x/49, ऐसे भी करिए, जैसे भी करेंगे आंसर क्या होगा देखिए। सो ऐसा कुछ हो जाएगा, करने के बाद इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 × 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर जाने से रूट हो जाएगा, क्योंकि एक्स खोजना है ना, एक्स स्क्वायर है, हमें सिर्फ एक्स खोजना है। तो अगर प्लस होता तो माइनस होता है, माइनस होने से प्लस होता है, मल्टीप्लाई होने से डिवाइड होता है, डिवाइड होने से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, लेकिन स्क्वायर होने से रूट हो जाएगा। रूट अगर इधर रहता तो स्क्वायर हो जाता, तो रूट हो गया, तो 9 किसका 3 × 3 9 होता है, 7 7 49, तो 7 × 3 21, तो एक्स का वैल्यू है 21, ठीक है। समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मीन, अगर आता है एग्जाम में, मे भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आपको बुक में एग्जाम में कभी कभी हायर क्लास से भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो इसको लिखिएगा, ठीक है, इसको बस हम डिस्कस करेंगे और भी बाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सो अभी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स में आ गए, ठीक है, अभी हम लोग हर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, प्रोपोर्शन क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करना है, अब हम लोग देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट में क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ स्कूल इज़ 5:6, डॉट हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन द स्कूल इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 600, तो यहाँ दे दिया है, ठीक है। तो अभी हमें प्रोपोर्शन यूज़ करके हमें सम करना पड़ेगा, कैसे करेंगे सम को, चलिए देखते हैं। तो हमें तो पता है प्रोपोर्शन में क्या होता है, ए होता है ना, देखिए हम एक बार लिख देता हूँ आपको, ठीक है, तो आपको यही हर जगह यूज़ करना है, ठीक है, A:B:C:D यही होता है। हाँ सर, मतलब 4 तो हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशियो दिया, बॉयज़ टू गर्ल का रेशियो दे दिया ना, बॉयज़ टू गर्ल का रेशियो, तो सोचिए ए और बी दे दिया, मतलब ये हो गया आपका बॉय हो गया, ये रेशियो है दोनों, ये दोनों वैल्यूज़ हैं, ठीक है, एज्यूम करते हैं ऐसा करके, ये है ना इक्वल टू है ना, तो इसका इस साइड है ये रेशियो का, अभी रेशियो जोड़ दिया और इस सब 2 वैल्यू का है, ठीक है। तो रेशियो दोनों का, फिर बॉय पहले देखेंगे फिर गर्ल देखेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ बॉय इज टू गर्ल डॉट 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 बॉय इज टू गर्ल। सो यहाँ पे वैल्यूज रहेगा, यहाँ पे रेशियो रहेगा, तो बॉय इज टू गर्ल कितना दे दिया सर, 5:6 दे दिया, डॉट 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 डॉट, यहाँ बॉय का वैल्यू दिया है, हाँ नहीं दिया सर, खोजना है तो बॉय का बॉय लिख दीजिए, इज टू गर्ल दिया है, हाँ सर गर्ल 600 दे दिया, देखिए पहले बॉय फिर गर्ल, तो यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे रेशियो, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सेम 5/6 इज टू बॉय का खोजना है बाई गर्ल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉय का कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा आपको, सो बॉय 500 आ गया आपका, बस सिंपल है, ऐसा करेंगे, ठीक है। सर ये हम लोग और एक तरीका, हाँ यूनिटरी मेथड आपको सिखाया मैंने, वैसे भी कर सकते हैं, बट इसको इस मेथड से कर लेंगे तो ईजिली आ जाएगा, अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा या फिर बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, जैसा स्कूल वाला बोलते हैं वैसे फॉलो करेंगे। मैंने आपको बता दिया भाई प्रोपोर्शन का एप्लीकेशन क्या है, ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा आपको, ठीक है। इफ 5 बुक्स कॉस्ट ₹410 डॉट फाइंड द कॉस्ट ऑफ 11 बुक्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैंने लिख दिया ला, ठीक है। तो सेम मैंने फिर से अप्लाई कर दूँ ABCD। तो सर यहाँ पे ये क्या है, ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करना है, ठीक है। ये नंबर ऑफ बुक्स है, 5 बुक है, ओके, और ये भी नंबर ऑफ बुक्स 11 है, तो ये दोनों एक साथ है, ठीक है। और ये क्या रुपीज़ है और एक रुपीज़ खोजना, मतलब वैल्यूज एक जगह होगा और रुपीज़ एक जगह होगा, ठीक है। तो वैल्यूज़ पहले ये क्या है, ये बुक्स का है ना, तो 5:11, ठीक है, डॉट 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 डॉट, पहले बुक्स है, ठीक है, 5 का है ना, 5 का कॉस्ट दिया, हाँ सर 410 दे दिया, सो ₹410 दे दिया आपको, इज टू सर 11 का दिया, सर 11 का तो खोजना है,
ठीक है। तो यहाँ पे x लीजिएगा या फिर y लीजिएगा या फिर z ले लीजिएगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट में बहुत सारा लेटर होता है ना, ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप क्या करिए, बोल दीजिएगा लेट द, बोलना पड़ेगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 11 बुक्स टू ₹X बोल दीजिएगा, ताकि ये अननोन टर्म है, वो क्वेश्चन में तो x दिया नहीं है, ठीक है। तो ले आप, तो आपको बोलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट, ये तो सिंपल हो गया, 11 = 410/x, है ना। उसके बाद आपको x सॉल्व करना पड़ेगा, x सॉल्व कीजिए, x आ जाएगा आपका 902 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। समझ में आ ₹902 आ जाएगा, रुपीज़ लिख दीजिए, हाँ रुपीज़ लिख दीजिए। समझ में क्या किया मैंने, पहले आइडेंटिफाई किया यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स है, तो यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ बुक्स है, दोनों सेम होगा। ये कॉस्ट है और एक कॉस्ट दिया नहीं है, तो x ले लिया मैंने, हो गया, उसके हिसाब से सॉल्व कर दिया रेशियो मैंने, प्रोपोर्शन यूज़ करके, ठीक है। नेक्स्ट वाला चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है इन अ कंप्यूटर लैब, लिखिएगा कॉमा, देयर आर 5 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 8 स्टूडेंट, 5 कंप्यूटर फॉर एवरी 8 स्टूडेंट, ठीक है। हाउ मेनी कंप्यूटर्स, डॉट के बाद हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 40 स्टूडेंट्स, ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ है आपका नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स, यहाँ पे नहीं दिया है नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स, यह है स्टूडेंट 8, ये भी है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए, ये है नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स, ये है स्टूडेंट्स, तो लेट द नंबर ऑफ़, ये x ले लीजिएगा और स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5:x हो जाएगा, ईस टू 5 का कितना है, 8 दे दिया है, और इसके कितना दे दिया, 40 स्टूडेंट्स दे दिया, 40 लिख लीजिएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस, आपको पता ना कैसे सॉल्व करना पड़ता है करके, पता है ना आपको, हाँ सर पता है हमें। उसके बाद क्या करना है सर, बोलिए। सो x = 25 आ जाएगा, ठीक है। सो 25 कंप्यूटर्स आर नीडेड फॉर 40 स्टूडेंट्स, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहा है मैं, द रेशियो बिटवीन द मेल एंड फीमेल टीचर्स इन अ स्कूल इज़ 5:8, ठीक है। अगर आपको लगता है क्वेश्चन में जल्दी पढ़ रहा हूँ तो स्पीड को स्लो कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको देखिएगा, स्पीड को रिड्यूस कर दीजिएगा। इफ़ देर आर 56 फीमेल टीचर्स इन अ स्कूल, फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, द नंबर ऑफ मेल टीचर्स फर्स्ट वाला, एंड सेकंड वाला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, ठीक है। तो सेम फिर से हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना दिया, ये हो गया आपका रेशियो में दिया, क्या दिया, मेल टू फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाएगा, मेल टू फीमेल है, मेल है, फीमेल है, डॉट डॉट मेल टू फीमेल, ये वैल्यू है नंबर, ठीक है। सो 5:8 हो गया, डॉट डॉट डॉट, मेल दिया ना फीमेल दिया, सर फीमेल दिया, तो मेल नहीं दिया, तो एक्स ले लेंगे वर्ड्स में पहले, उसके बाद यहाँ एक्स लिख देंगे, फीमेल है 56। तो एक्स जब सॉल्व करेंगे, एक्स सॉल्व करने से कितना आएगा, मेल और फीमेल से निकालिए एक्स सॉल्व करके, एक्स सॉल्व करने से आपका आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने से आ जाएगा 35, ठीक है। आप सॉल्व कीजिएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। हो गया फर्स्ट वाला, सर यहाँ पे 35 आएगा। सर टोटल कितना होगा, सर मेल अगर 35 है, फीमेल अगर 56, दोनों ऐड कर दीजिए ना, सो टोटल कितना हो जाएगा आपका 35 + 56, ऐड करने से आ जाएगा डायरेक्टली आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला। सो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिएगा। यहाँ पे बोल रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, द शैडो ऑफ द पोल एंड अ बिल्डिंग आर 1.7 मीटर एंड 7.3 मीटर। मैंने जैसे बोला था, क्वेश्चन अगर स्पीड लग रहा है तो स्पीड रिड्यूस करके सुनिएगा, और पूरा क्वेश्चन हर एक आंसर में नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन में बहुत सारा जगह से ढूंढ के आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है। डॉट, इफ़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 21.9 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी इसको पूछ रहा है हम उसको एक्स ले लेंगे। सो लेट द हाइट ऑफ द पोल भी एक्स ही आप लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं वो पार्ट को नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा मेन फोकस है आपको सम्स कैसे करना सिखाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पहले शैडो मतलब क्या होता है कि पता है ना, वो शैडो क्या होता है, कभी भी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अगर लाइट के पाथ में रहता है उसको शैडो फॉर्म होता है। तो यहाँ पे पोल का और बिल्डिंग का शैडो फॉर्म हुआ, बिल्डिंग तो बड़ा होता है ना, शैडो भी बड़ा है, पोल छोटा तो पोल छोटा है, ठीक है। ये क्या है, शैडोज़ का है, ये हाइट का है ना, दोनों शैडो है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पोल का शैडो लिख देंगे ईस्ट टू बिल्डिंग का शैडो, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। फिर पोल का हाइट लिख देंगे, ईस्ट टू बिल्डिंग का हाइट लिख देंगे, ताकि समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पोल का शैडो कितना है सर, 1.7 मीटर ईस्ट टू 7.3 मीटर, डॉट डॉट डॉट। अब पोल का हाइट दिया, हाँ नहीं सर खोजना है वो तो एक्स ले लिए, ईस्ट टू यहाँ पे दे दिया 21.9 मीटर दे दिया, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है, एक्स सॉल्व करना है। तो एक्स सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करिए सॉल्व करिए। तो यहाँ आंसर आपको सॉल्व आ जाएगा 5.1 मीटर आ जाएगा, 5.1 मीटर। तो क्या है, हाइट ऑफ द पोल। देखिए हाइट ऑफ द बिल्डिंग ज़्यादा था, है ना, क्योंकि उसका हाइट ऑफ बिल्डिंग ज़्यादा है तो शैडो भी ज़्यादा है, हाइट ऑफ द पोल कम है तो शैडो भी कम है, ठीक है। तो इसके बाद आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये सब रेशियो का सम्स था, ठीक है। चलिए
अब ये देखिए थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है। इसमें चारों वैल्यू दिया है, जैसे पढ़ूंगा मैं क्वेश्चन आपको ये, ठीक है। बोल रहा है अ कार रिक्वायर्स 2 लीटर ऑफ पेट्रोल टू कवर 42 किलोमीटर, ठीक है, डॉट लिखिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। विल 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल बी सफिशिएंट टू कवर 200 किलोमीटर्स। बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना। हाँ यहाँ पे सर, यहाँ पे पेट्रोल का भी 2 वैल्यूज़ दे दिया है, ये भी पेट्रोल दे दिया, पेट्रोल दे दिया, किलोमीटर दे दिया, किलोमीटर। तो खोजना क्या है, चारों तो अननोन वैल्यूज़ दे ही दिया है, तो हमें खोजना क्या है। यहाँ पे बोल रहा है, वो पूछ रहा है, ठीक है, बोल नहीं रहा, वहाँ पूछ रहा है जब वो 2 लीटर्स में 42 किलोमीटर जा सकता है, क्या 10 लीटर्स में 200 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। सर तो करना क्या सर, हमें तो पता है कि क्या खोजना पड़ता है, एक अननोन होता है, उसके हिसाब से हम लोग फ्रेम करके दे देते हैं। अब मेरे को बताइए सबसे स्टार्टिंग में मैंने क्या सीखा है, सिर्फ प्रोपोर्शन आइडेंटिफाई करना, मतलब वेदर दे आर प्रोपोर्शन और नॉट, है ना, ये तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये काम करते हैं, इसमें कोई एक वैल्यू को आप स्किप कर दीजिए, चारों वैल्यू दे दिया। यहाँ पे पूछ, जब भी अगर पूछेगा विल, अगर आपको पूछ रहा है, ठीक है, जैसा यहाँ पे बोला है, क्या बोला है, विल 10 लीटर ऑफ पेट्रोल इज सफिशिएंट टू कवर 200 किलोमीटर्स, मतलब 10 लीटर में क्या इतना कवर कर सकता है, तो मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। क्या इतना तेल तो हमें पता है, क्या इतना कवर कर सकेगा, तो ये क्वेश्चन मार्क है तो हमारे लिए, ठीक है। तो ये अननोन वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ओमिट कर देंगे इस जगह, ठीक है। तो क्या कर देंगे यहाँ पे हम इसको ओमिट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, लेट एक्स बी द किलोमीटर कवर्ड इन सॉल्यूशन में, ठीक है, लेट एक्स किलोमीटर कवर्ड इन 10 लीटर, ठीक है। तो अब रेशियो बन सकता है ना, तो 2:10 हो गया, इज टू 42:x हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे क्या कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, हाँ कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स निकालिए सर। एक्स जब सॉल्व करेंगे 210 किलोमीटर से आ रहा है, मतलब यहाँ नहीं, ये 200 नहीं जाएगा, ये मोर देन 200 जाएगा, कितना जाएगा, 210 किलोमीटर जाएगा 10 लीटर ऑफ पेट्रोल में, तो ये आंसर गलती है, ये जाएगा 210। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 10-20 से, वी कंक्लूड दैट 10 लीटर ऑफ पेट्रोल इज सफिशिएंट टू कवर 200। वो बोल रहे हैं कि 10 लीटर में क्या 200 जा सकता है, हम दिखाएं 10 लीटर में 210 जा सकता है। तो वो लोग जो एज्यूम किए थे, सॉरी गलती नहीं, सही है कि 10 लीटर में 200 इट कैन ईजिली कवर 200 किलोमीटर्स, बट अकॉर्डिंग टू अस इट विल कवर 210 किलोमीटर। सर लिखना है क्या है, लिखिएगा वी कंक्लूड दैट 10 लीटर ऑफ पेट्रोल इज सफिशिएंट टू कवर 200 किलोमीटर। यह है आंसर आपका, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपको जरूर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए लिखिए क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 6 बॉक्सेस ऑफ मैंगो इज ₹810। 6 बॉक्सेस का दाम है मैंगोज का, ठीक है, भरा होगा, 810 रुपीज़ दाम है। अब यहाँ पे पूछ रहा है विल, देखिए विल पूछ रहा है आपको, ठीक है, विल ₹3200 विल बी सफिशिएंट टू बाय 25 सच बॉक्सेस। तो मेरे पास क्या है, 3200 है, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क किसके ऊपर है, हमने क्या बताया, क्वेश्चन मार्क के हिसाब से देखना है, कि चारों वैल्यूज यहाँ दिया है तो कन्फ्यूजन लगेगा। तो यहाँ बोल रहा है विल 3200, सब मतलब पता है इतना पैसा हमारे पास है, इनफ टू बाय 25 बॉक्सेस। तो क्वेश्चन मार्क कौन हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया 25, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे हमारे पास वैल्यू नहीं है, so solution let the number of boxes brought for ₹3200 be x, let the number of boxes mango boxes equal to x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, फिर से ये 6 है, नंबर बॉक्सेस पता नहीं है ना, तो 6:x डॉट डॉट डॉट, 6 का वैल्यू कितना है सर, 810 रुपीज़, 810 = इसका वैल्यू कितना सर, 3200 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, एक्स का वैल्यू आ जाएगा ₹337 आएगा, क्या आएगा सर। हम अब तो बोल दिए अब एक्स लेना सर, अगर हमें कन्फ्यूजन होता है एक्स किसको लेना है तब क्या करना है सर, तब क्या करना पड़ेगा सर। इसमें हम सोचे गलती से इसको एक्स ले लिया, इसका वैल्यू हमने 25 कंसिडर किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। इसको अगर सोचिए ये नहीं पता, इसमें क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, ये नहीं पता क्वेश्चन एग्जाम में नहीं डालिए क्वेश्चन मार्क, हम बस बता रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। किसी को भी अब ले सकते हैं एक्स, इसको एक्स ले लिए तो इसका वैल्यू होगा, इसका एक्स ले इसका वैल्यू होगा, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना, मैंने इसको एक्स ले लिया, ठीक है ना, सॉरी इसको एक्स ले लिया, आप इसको एक्स लीजिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से मेरा कितना हो जाएगा, तो देखिए 6/x इक्वल, बुक में दूसरा कोई मेथड से किया होगा या फिर बुक में किया होगा, इसको एक्स ले लिया, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व जब करेंगे कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, 810 × x = 3200 × 6, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा,
3200 इंटू 6/810। ठीक है, फिर हम सॉल्व करके दिखाना आपको। तो इतना मैंने काट दिया, ठीक है, रेड पेन से जो काटा बचा मेरे पास कितना है, सो एक्स यहाँ लिख देते हैं 640/27। ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे आपका आएगा 23 पॉइंट, डिवाइड कीजिए 23 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो 23 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे हमें कितना पूछ रहा है, हमें तो 25 बॉक्सेस बोल रहा है, तो 23 पॉइंट सम बॉक्सेस आएगा। ठीक है, तो मतलब नहीं होगा। सो 3200 इज़ नॉट एनफ टू बाय 25 बॉक्स, यही आंसर आपका। ठीक है, समझ में आ रहा। अगर आप इसको एक्स लेंगे, इसको जब मैंने एक्स लिया तो इसको नहीं लेके आप इसको ले लीजिए एक्स, तो ये एक्स हो जाएगा, तो ये आपको पता ही होगा। तो फिर रेशियो क्या बन जाएगा आपका 6:25:810:x हो जाएगा। बस उसके साथ सॉल्व कीजिएगा। फिर देखिए कितना पैसा चाहिए आपको। यहाँ पे वो अगर ऐसे सॉल्व करेंगे आपका आएगा 3375, मतलब इतना बॉक्सेस खरीदने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए 3375। सो दिस इज़ नॉट एनफ, तो ये बॉक्सेस खरीद नहीं सकेंगे। दोनों केस में सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो हमने अच्छी तरह अपना चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नया नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तो आप अपना बुक्स ओपन करके सम स्टार्ट कीजिएगा और सब कुछ क्वेश्चन नोट डाउन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत तरह से मैंने क्वेश्चन आपके लिए निकाल के दिए, सब क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, और चलिए कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। नेक्स्ट